हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहाँ पे 2025 के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे बायोलॉजी के, जो आपको पिछले दोनों सीडीएस में देखने को मिले, सीडीएस 1 2025 में और सीडीएस 2 2025 में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे 2019 से 2024 तक के क्वेश्चंस हमने इन तीनों वीडियोस में सॉल्व ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर रखे हैं। सीडीएस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये तीनों वीडियो प्लीज़ आप जाके यहाँ पे देख लेना। अब देखो यहाँ पे सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए बार बार मैं यहाँ पे वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। इसलिए आपका भी यहाँ पे फ़ायदा है कि आप अपनी स्पीड में आप यहाँ पे वीडियोस को देख सकते हो और ना आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लेटेस्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है उससे रिलेटेड यहाँ पे मैं वीडियो यहाँ पे सेम प्लेलिस्ट में ऐड करता जा रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सीडीएस वाले का भी और साथ ही साथ सीएपीएफ वाले का भी। ठीक है, तो ये दोनों प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, क्योंकि दोनों ही एग्जाम में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस भी सेम ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये जो आपके सीएपीएफ के भी जो 3 वीडियोज़ है बायोलॉजी से रिलेटेड, ये भी आपको यहाँ पे ज़रूर देख के जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 हो गए और आपके यहाँ पे सीडीएस के ये 3 हो गए। ठीक है, और 4th पार्ट आपका यहाँ पे जो अभी मैं आपको बना रहा हूँ, जो आप यहाँ पे अभी ये देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे सीडीएस 2025 का जो पहला वाला था। ठीक है, उसके पहले हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैन्युअली। अब देखो, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही कवर करा होता। ठीक है, और हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी यहाँ पे एनसीईआरटी कवर करा रखा है। मैंने सिर्फ 10th क्लास की बायो नहीं करवाई है, पर आपका साइंस का जो बचा हुआ पूरा पोर्शन है वो मैंने आपको यहाँ पे करवा रखा है। ठीक है, तो उसके थ्रू अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो आप कर सकते हो, और इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, तो अगर हम देखो बाकी तीनों जो आपको दे रखे हैं उसके बारे में भी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो वो आपको दिखेगा। जैसे सेकंड आपको दे रखा है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज जैसे आपको पता होगा कि जो हम सेपरेटिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं, जहाँ पे हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये टेक्निक यूज होती है, जिसका नाम है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो अगर आपको बोला जाए यहाँ पे कि ब्लड से या फिर लिक्विड से आपको यहाँ पे सेपरेट करना है चीज़ों को। ठीक है, तो वो बेसिकली आप यहाँ पे हेल्प लेते हो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन की। यहाँ तक कि अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि वॉशिंग मशीन में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, तो वहाँ पे भी आपका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, क्योंकि स्पिन करके हम लोग कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिक्विड में बात कर लो या फिर ब्लड में बात कर लो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी जैसे मान लो अगर वॉशिंग मशीन भी दे दिया जाए तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे एक तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। फिर थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली यहाँ पे काम आता है जब हमें सेपरेट करना हो डीएनए को। ठीक है, डीएनए को, आपका आरएनए को और आपके यहाँ पे प्रोटीन को। ठीक है, डीएनए को सेपरेट करना हो, आरएनए को सेपरेट करना हो या फिर प्रोटीन को सेपरेट करना हो, तब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम सेपरेट किसकी मदद से करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम लोग यहाँ पे इनको क्या करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, ये इसका प्रोसेस। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक, फिर लास्ट आपको दे रखा है यहाँ पे थर्मल साइक्लर। अब थर्मल साइक्लर जो है यहाँ पे ये आपका यूज होता है पीसीआर में। ठीक है, तो यहाँ पे सही से लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो थर्मल साइक्लर है ये बेसिकली आपका यहाँ पे यूज होता है आपका पीसीआर में टू एम्पलीफाई डीएनए। ठीक है, अब एम्पलीफाई डीएनए का मतलब क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ कॉपीज यहाँ पे बेसिकली ये बनाता है। ठीक है, मतलब एक छोटे से पहले शुरू होगा, फिर उसकी कॉपी बनाता जाएगा, 2 बनेंगी, 2 की 4 होंगी, 4 की 8, मतलब ऐसे करके ना वो बढ़ती जाती है। तो मिलियंस और बिलियंस ऑफ कॉपीज आपकी सिमिलर टाइप के डीएनए की क्या होती है, यहाँ पे बढ़ती जाती है, फॉर्म होती रहती है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे हो सकता है यहाँ पे पूछ लिया जाए। ठीक है, बाकी पीसीआर आपका बेसिकली होता है यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पीसीआर का फुल फॉर्म भी यहाँ पे आप याद रख लेना। इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे पॉलीमरेज। ठीक है, ME है यहाँ पे ये। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है कि पीसीआर में यहाँ पे थर्मल साइक्लर यूज़ होता है एम्पलीफाई करने के लिए डीएनए को, मतलब मिलियंस और बिलियंस ऑफ कॉपी बनाने के लिए डीएनए की यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक,
तो इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे था ए ऑप्शन, जो कि आपको अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो सीधे सीधे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, वहाँ पे आपको क्लियरली दे भी रखा है ये, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो वही सेम क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे पूछा कि कौन सा आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, और अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया है कि जो आपके दो डिफरेंट टाइप के प्रेशर होते हैं उनमें से एक आपको पूछा है यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर जो आपका होता है, तो उसकी रेंज क्या होती है, मतलब उसका यहाँ पे एक तरीके से नॉर्मल लेवल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो अगर हम इससे रिस्पेक्ट में बात करें तो नॉर्मल लेवल आपको यहाँ पे जो ऑप्शन में अगर आप देखोगे आपको दे रखा है 80 mm एच जी, ठीक है। एच जी मतलब होता है आपका यहाँ पे मरकरी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, वैसे तो आपका एच जी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो वैसे आपका केमिस्ट्री में पड़ जाएगा, पर आपको यहाँ पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एच जी आपका किस एलिमेंट का सिंबल है एक तरीके से, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए। तो 80 आपको दे रखा है, 100 दे रखा है, 120 और 140। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे 120 mm ऑफ एच जी। एच जी आपका जैसे मैंने पहले ही बोला यहाँ पे याद रखना, ये आपका है यहाँ पे मरकरी, ठीक है। एच जी मतलब होता है मरकरी, ठीक। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखो दो तरीके के आपके होते हैं, एक तो आपको चलो यहाँ पे दे रखा है सिस्टोलिक, एक आपका होता है यहाँ पे, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उसकी भी नॉर्मल बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। तो दूसरा जो होता है इसका नाम होता है यहाँ पे डायस्टोलिक, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे ये दो तरीके के प्रेशर हैं, पहला है आपका यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा आपका यहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का नॉर्मल होता है 120 mm ऑफ एच जी, और जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर का जो नॉर्मल होता है ये आपका होता है जो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है 80 mm ऑफ एच जी, ठीक है। तो ये भी क्या है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट आपको याद रखना, और ये भी आपका PYQ है, पहले भी आपका ये आ रखा है, ठीक है। और ये भी आपको उसी सेम एक्टिविटी में ही देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको जो आपका इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है वो आपको वहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना। अब देखो दूसरी पॉइंट यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या आता है, मान लेते हैं अब आपको ऐसा ना पूछ के आपको जैसे मान लो ऐसे दे देता कि 140 mm ऑफ एच जी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी प्लीज़ यहाँ पे याद रखना कि अगर आपका 120 से ऊपर जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है। अगर आपका नॉर्मल से ऊपर रहता है इसका मतलब क्या हुआ, आपका यहाँ पे हाई बीपी रहता है, बीपी होता है मतलब बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है। और इसी को ही हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है यहाँ पे हाइपरटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना अगर 120 से ऊपर रहता है तो हम उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं या फिर हाई बीपी बोलते हैं, ठीक। इसी तरीके से आपका जब 120 से कम रहेगा वो आपका बन जाता है लोअर नॉर्मल सिस्टोलिक, ठीक है। तो ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ही रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, इसको फिर वो डायसिस्टोलिक वाले से मर्ज मत करना, ठीक है। सिस्टोलिक का क्वेश्चन था तो उसमें अगर 140 रहता है उसका मतलब है हाइपरटेंशन आपको है या फिर हाई बीपी है आपको, ठीक है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे क्या रहना है, आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। बुक में आपको ये दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा अलग नहीं था। फिर अगले में चलते, अगला आपको दे रखा है कि वाई डज दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RER बोलते हैं, ठीक है, लुक रफ। अब देखो ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, और इतनी बार रिपीट हो चुका है जिसका कुछ कहने का मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप पिछले तीनों पार्ट्स देखोगे, चाहे आप CDS की बात करो या फिर CAPF के भी आप तीनों वीडियोस देखोगे वहाँ पे, तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना कि RER में बेसिकली आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उसका जो सरफेस होता है वो हमें यहाँ पे रफ देखने को मिलता है, ठीक है। और ये हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ में भी डिस्कस कर रखा है, पीवाईक्यूज़ में ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा है, वही टाइप का क्वेश्चन आपको वापस देखने को मिला है। तो मैंने आपको पहले जैसे बोला था कि आपको पीवाईक्यू ज़रूर करके जाने हैं। स्पेसिफिकली अगर आप जैसे साइंस पोर्शन की बात करो ना, तो साइंस पोर्शन लिमिटेड है, वहाँ पे आपका बहुत बड़ा सिलेबस है ही नहीं, तो आपके हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, बस अलग तरीके से आपसे पूछेगा पर आंसर आपका सिमिलर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना, और साइंस पोर्शन आपका एक तरीके से ज़्यादा मार्क्स आप वहाँ पे गेन भी कर सकते ज़्यादा मार्क्स आप वहाँ पे गेन भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन गया यहाँ पे कि वो रफ इसलिए दिखता है क्योंकि राइबोसोम्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है। फिर इसके अलावा देखो अगर हम आगे बात करें तो अगले पे चलते हैं यहाँ पे। तो अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो आपको मैंने 3 शुरू के वीडियोस दिखाए थे, तो वहाँ पे मैंने अलग-अलग चैप्टर्स डिवाइड करके पार्ट्स बेसिकली बनाए हैं, जहाँ पे आपको एक पार्ट में कितने, मतलब जैसे मान लो फर्स्ट पार्ट है उसमें सेल थ्योरी के जितने क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए, ऐसे करके 3 अलग-अलग पार्ट्स थे, ठीक है। तो उसमें से आपका जो हार्मोन वाला आपका यहाँ पे चैप्टर था
उसमें मैंने आपको समझाया भी है कि कितने टाइप के आपके प्लांट के हार्मोन्स है, कितने आपके अगर अगर हम एक तरीके से ह्यूमन की बात करें उसमें कौन-कौन से आपसे जनरली पूछता है, वो भी मैंने आपको वहाँ पे समझाया है, तो प्लीज़ उन पार्ट्स को ज़रूर देखना, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम बात करें नॉट पूछा है, ठीक है? कौन-सा इसमें से पार्ट नहीं है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गिबरेलिंस की, ठीक है? तो ये बेसिकली यहाँ पे पार्ट होते हैं और ये हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रोथ में, ठीक है? प्लांट ग्रोथ में बेसिकली यहाँ पे ये हेल्प करते हैं, इसलिए यहाँ पे इनको बोला जाता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला आपको दे रखा है यहाँ पे एब्सिसिक एसिड, ये भी आपका क्या है यहाँ पे एक तरीके का प्लांट हार्मोन है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेस से रिलेटेड, ठीक है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्ट्रेस, ठीक है? फॉर स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक? तो ये भी पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका आता है यहाँ पे ऑक्सिन, ऑक्सिन भी आपका एक तरीके का प्लांट का हार्मोन होता है और ये बेसिकली आपका यहाँ पे प्रमोट करता है सेल को एलोंगेट होने में, मतलब फैलने में बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे ये मदद करता है, ठीक है? तो प्रमोट करता है यहाँ पे सेल इलोंगेशन इन प्लांट्स, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब लास्ट वाला जो है ये बेसिकली आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, मतलब एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। ह्यूमन भी एक तरीके के एनिमल्स ही हैं और ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, मतलब जो आपका प्रोड्यूस होता है ये आपका प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है? तो ये आपका जो है ये आपका प्लांट हार्मोन नहीं है, इसलिए हमारा यही राइट आंसर रहेगा, ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना कि नॉट आपसे पूछा है, यहाँ पे स्टार मार्क भी कर दे रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया क्योंकि नॉट हमारा आंसर होगा और यही हमारा आंसर होने वाला है क्योंकि गलत दे रखा है, ठीक है? तो प्लीज़ इससे कन्फ्यूज़ मत करना कि आगे मैंने यहाँ पे टिक टिक लगाए हैं तो आप उससे कन्फ्यूज़ कर जाओ, तो यहाँ पे ये प्लीज़ यहाँ पे इसको याद रखना, ठीक? फिर हम अगले पे चलते हैं। तो अगला आपको देखो यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है कि स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच वन अमंग द फॉलोइंग फाइलम। अब ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन में से ही एक है और हमने यहाँ पे ये एनसीईआरटी वाले सीरीज में भी डिस्कस कर रखा है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है और ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे पॉरीफेरा, ठीक है? तो पॉरीफेरा का बेसिकली आपका स्पॉन्जेस एग्जाम्पल होते हैं। तो स्पॉन्जेस क्या होते हैं, स्पॉन्जेस बेसिकली यहाँ पे ऐसे आप बोल सकते हो यहाँ पे एनिमल्स टाइप आप बोल लो, ठीक है? फाइलम है, ऐसे फाइलम है जिनके पास पोर्स होते हैं, ठीक है? तो छेद होते हैं, ठीक है? तो ऐसे आपके फाइलम हैं जिनके पास जिनकी पूरी बॉडी पे बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है? ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है? तो ये प्लीज़ आपको यहाँ पे क्या रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि पॉरीफेरा आपके यहाँ पे कैसे होते हैं, ठीक है? तो ये आपका क्या है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो पॉरीफेरा बेसिकली आपके यहाँ पे एक ऐसे फाइलम है, मतलब पॉरीफेरा के अंदर आपका स्पॉन्जेस एक ऐसे फाइलम बेसिकली आपका यहाँ पे आएगा, मतलब ऐसे आपके एक तरीके से यहाँ पे आपके एनिमल्स आप बोल लो एक तरीके से, ठीक है? ये आपके प्लांट्स नहीं है, ठीक है? पहली बात तो यहाँ पे याद रखना, ये आपके एक टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है? क्योंकि एनिमल किंगडम के अंदर आपके यहाँ पे आते हैं तो आपके एक तरीके के एनिमल्स हैं, ठीक? और उसका एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे स्पॉन्जेस, जिसकी पूरी बॉडी पे आपको पोर्स देखने को मिलते हैं और ये पहले भी आपका यहाँ पे आ रखा है और ये आपका एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप अभी तक देखो तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका एनसीईआरटी से बाहर के आया हो, ठीक है? ये भी आपका एनसीईआरटी में, ये भी आपका एनसीईआरटी में, ये तो इतनी बार आ रखा है उसके कोई जवाब नहीं है। ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है क्योंकि देखो हार्मोन से रिलेटेड पूछा जाता है, अब एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये चीज़ें इतनी बार आ रखी है ना ऑप्शंस में, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी याद रहनी चाहिए, ठीक है? और ये भी आपका यहाँ पे एनसीईआरटी से ही है। और बाकी 3 जो आपके हैं ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, अलग-अलग टाइप के आपके यहाँ पे ये एनिमल्स के ही, एनिमल किंगडम के ही यहाँ पे ये पार्ट है, ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है? तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर जैसे आपको नहीं पता, तो जो आपका यहाँ पे ये प्लेटीहेल्मिन्थस है, इसका एग्ज़ाम्पल होता है यहाँ पे फ्लैटवर्म, ठीक है? फ्लैटवर्म्स इसके यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं। इसी तरीके से जो आपको यहाँ पे दे रखा है नाइडेरिया या फिर सिंडेरिया, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो, इसका एग्ज़ाम्पल होता है यहाँ पे जेलीफिश, ठीक है? और साथ ही साथ कोरल्स भी यहाँ पे इसी के ही एग्ज़ाम्पल है। कोरल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड भी, ठीक है? फिर आपका है यहाँ पे एनेलिडा, एनेलिडा बेसिकली यहाँ पे इसके एग्ज़ाम्पल रहेंगे यहाँ पे अर्थवर्म्स, ठीक है? तो ये प्लीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इनको यहाँ पे ज़रूर याद रखना। ये तो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स बताया पर मैंने अच्छे से आपको समझाया भी एनसीईआरटी सीरीज़ में, तो जैसे भी अगर आपको आपको आता है तो प्लीज़ इसको यहाँ पे ज़रूर कर लेना, ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला एक क्वेश्चन था, जो मतलब अच्छा क्वेश्चन था, ठीक? तो यहाँ पे ये चीज़ अब बस आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपका लैक्टोज़ होता है, ये आपका बनता है ग्लूकोज़ प्लस आपका गैलेक्टोज़ से, ठीक है?
तो करेक्ट जो आपका यहाँ पे कॉम्पोजिशन है लैक्टोज का, लैक्टोज मतलब क्या होता है, देखो लैक्टोज मतलब होता है यहाँ पे जो मिल्क शुगर होती है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्या पता आगे जाके किसी क्वेश्चन में आपको किसी साल पूछ लिया जाए। तो लैक्टोज बेसिकली आपको मिल्क के अंदर ही देखने को मिलता है। जैसे आप देखते हो ना कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं कुछ इंसान, मतलब वो दूध वगैरह नहीं पी सकते हैं, ठीक है, उनको उसमें दिक्कत होगी, ठीक है, मतलब उनके लिए एक तरीके से शरीर के लिए वो खराब रहेगा। तो इसी तरीके से बस उस पॉइंट को या फिर उस टर्म को बस यहाँ पे याद रखो। तो इसलिए लैक्टोज को हम लोग यहाँ पे मिल्क शुगर के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक। और ये आपका बनता है ग्लूकोज से प्लस आपका गैलेक्टोज से, ठीक। तो ये प्लीज़ आपको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। अब देखो अगर आप बाकी देखोगे, जैसे आप यहाँ पे हो सकता है दो में कंफ्यूज हो सकते हो, जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो बी या फिर डी में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना, ये बेसिकली आपका बनाता है यहाँ पे सुक्रोज, जो आपको थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे अलग से जो दे रखा है ना, ये बेसिकली आपका इन दोनों से बनता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या पता आगे जाके पूछ ले कि सुक्रोज आपका किन दो से बनता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे जिसके बारे में बेसिकली आपको यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि सिर्फ ग्लूकोज से, तो पहली बात तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जो आपका ये लैक्टोज है, ठीक है, ऊपर के तीन तो चलो गलत हो गए। अब जो ये लैक्टोज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डाइसेक्राइड, ठीक है। डाइसेक्राइड का मतलब है कि ये दो चीज़ों से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना डाइसेक्राइड, ठीक है। तो जब ये डाइसेक्राइड है तो किसी एक चीज़ से नहीं बनेगा, तो इसलिए आप इसको पहले वाले को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। बाकी आपको पता होता कि सुक्रोज भी आपका एक तरीके का कॉम्बिनेशन से ही बनता है, ठीक है। तो वो भी आपका एक अलग चीज़ है, वो आपका बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, तो आप सी को भी एलिमिनेट कर सकते थे। बस ऑप्शन आपका बी और डी में ही आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता, ठीक है। तो वो अब आपको यहाँ पे पता चल गया, वो आप याद रखना। और सुक्रोज भी जैसे मैंने बताया दो चीज़ से बन रहा है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डाइसैक्राइड बोलते हैं। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अपना बन गया यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज। फिर अगले पे चलते हैं। अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि द एंजाइम्स विच कैटेलाइज द सेम रिएक्शन बट हैव डिफरेंट अमीनो एसिड कॉम्पोजिशंस आर कॉमनली रिफर्ड एज। अब देखो ये जो है यहाँ पे, ये प्लीज याद रखना, ये आपका एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ये पहले पूछा नहीं गया था, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। अब जैसे आपको जितने भी हैं लोग उनको आइसोटोप्स पता होंगे, ठीक है, तो आप उसको तो सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स की बात होती है, ठीक है। वहाँ पे एंजाइम्स वगैरह ऐसा सच बात नहीं होती, वहाँ पे एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, हम केमिस्ट्री में बेसिकली उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स तो आप यहाँ पे ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। वैसे ही आप यहाँ पे आइसोमर्स भी एलिमिनेट कर सकते थे, क्यों? क्योंकि इनका क्या होता है, इनका होता है यहाँ पे सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, इनका होता है सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये भी हम यहाँ पे केमिस्ट्री में ज़्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे। तो यहाँ पे भी आपके अगर आप देखो तो दो ही ऑप्शन बनते हैं जिसमें आपको डाउट हो सकता है, एक है आपका यहाँ पे आइसो एंजाइम्स और एक है आपका यहाँ पे को एंजाइम्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखो बात करें तो करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे बनेगा वैसे तो यहाँ पे आइसो एंजाइम्स, क्योंकि आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है वो आपको यहाँ पे बस याद रखनी है। जो आपके एक ऐसे आइसो एंजाइम्स आपके ऐसे एंजाइम्स है जब आपके ये कैटेगराइज होते हैं, तो सेम रिएक्शन में जब हम बात करें बेसिकली यहाँ पे, तो उनकी डिफरेंट अमीनो एसिड का कॉम्पोजिशन उनका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो ही सेम आपको जो स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे दे रखी है क्वेश्चन में ही, ठीक। तो प्लीज़ यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे ऐसे आप याद रख सकते हो कि इनके डिफरेंट होता है मॉलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, इनका डिफरेंट होता है मॉलिकुलर फॉर्म्स, ठीक है, ऑफ द सेम एंजाइम। तो सेम एंजाइम के डिफरेंट आप बोल सकते हो यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये बस एक छोटा सा स्टेटमेंट है, अगर आप ऊपर वाला नहीं याद रखते तो नीचे वाला याद रखना। और वो इसलिए ही है क्योंकि हर एक के पास डिफरेंट अमीनो एसिड कॉम्पोजिशंस है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही वाली चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि अब ये आपको पहली बार पूछी गई हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में भी आपसे अब यहाँ पे पूछी जाए। वहीं पे अगर हम देखो को एंजाइम्स की बात करें तो यह तो अपना आंसर होना नहीं है, पर इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करें तो को एंजाइम्स जो होते हैं ना, देखो सबसे पहले तो साइज याद रखना, छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक, मतलब छोटे एंजाइम्स होते हैं। दूसरा यहाँ पे कि ये नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे ये होते हैं, ठीक है।
तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना कि कोएंजाइम्स को ना हम लोग मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं, पर कौन से टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये आपके नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके डिराइव होते हैं यहाँ पे विटामिन से, ठीक है, तो ये भी याद रख लो, डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन, ठीक है, विटामिन। तो ये भी क्या है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। और जैसे आपको नाम में दिख रहा होगा को, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि ये जब डिराइव्ड हो जाते हैं विटामिन से, तो यहाँ पे ये बाद में जाके क्या होते हैं, ये बाइंड होते हैं दूसरे एंजाइम से, ठीक है, तो एंजाइम से भी यहाँ पे क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, और इसी को ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एपो एंजाइम्स, ठीक है। तो ये भी क्या है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पे अलग से याद रख सकते हो, ठीक। तो प्लीज़ इन चीज़ों को यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो हो सकता है आपको आने वाले टाइम में, आने वाले पेपर्स में कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ पायरोवेट मॉलिक्यूल। अब देखो ये भी आपका एनसीईआरटी में ही देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक टेबल तो नहीं होता, एक आप स्ट्रक्चर देखोगे, बेसिकली आपको ना एक फ्लो चार्ट तौर पे आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में, कार्बन वाले ही में, तो वहाँ पे ही आपको ये दे रखा है। तो पायरोवेट जो मॉलिक्यूल होता है बेसिकली, उसके अंदर हमें यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। इससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है वापस से, ठीक है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे ये मतलब जो आपका ये फ्लो चार्ट है जिसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चन आए हैं, ये पहले भी आए हैं और ये मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, ठीक है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना, ठीक। तो यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखो, इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपको देखो वापस से एनसीईआरटी का ही दे रखा है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना ही चाहिए कि सबसे पहले तो आपके आते हैं यहाँ पे, अगर हम थोड़ा बात करें तो वो है आपका, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे किंगडम, ठीक है। पर किंगडम से आपका कुछ भी शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है। और हम पहले एक बार देख लेते हैं किस तरीके से पूछ रहा है। तो इज द करेक्ट स्कीम फॉलोड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे किंगडम से हमें पता है कि किंगडम से हमारा शुरू होता है, किंगडम के बाद हमारा आता है यहाँ पे फाइलम, ठीक है। अब किंगडम से कोई भी शुरू हो नहीं रहा, किंगडम कहीं पे दे भी नहीं रखा है, तो ये तो आपका यहाँ पे दिया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपका आता है फाइलम। अब फाइलम से अगर आप देखो तो सिर्फ 2 ही शुरू हो रहे हैं, तो आप ए ऑप्शन और सी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ठीक है। फिर फाइलम के बाद आपका आता है यहाँ पे क्लास, ठीक है, क्लास के बाद आता है यहाँ पे ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इससे ही हमें यहाँ पे अपना आंसर मिल गया, वो है अपना यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे करवा भी रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी वाले क्लास में भी और बाद वाले आपके यहाँ पे पीवाईक्यूज में भी। तो प्लीज़ इसको भी ज़रूर देख के जाना, ठीक है। पहले भी यहाँ पे आ रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार ही पूछ रहे हैं, पहले भी आ रखा है, सीएपीएफ में भी आपका यहाँ पे ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सीडीएस और सीएपीएफ दोनों के पीवाईक्यूज आपको लगा के ही जाने हैं, आपको यहाँ पे मदद ही होनी है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयरबॉर्न डिजीज। अब ये जो है ये थोड़ा लॉजिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं करेक्ट आंसर की, तो वो तो अपना हो जाएगा यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब एयरबॉर्न डिजीज़ के ऊपर अगर हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है, तो एयरबॉर्न डिजीज़ के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये होती क्या है, पहले तो हम यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो देखो एयरबॉर्न डिजीज़ आपके ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो बेसिकली आपके बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगी से स्प्रेड होते हैं, ठीक है। और ये स्प्रेड कैसे होते हैं, तो ये आपके जो ड्रॉपलेट्स बेसिकली आप जैसे मान लो छींकते हो, ठीक है, तो उसके थ्रू आपके यहाँ पे ये स्प्रेड होते हैं, उस ड्रॉपलेट्स के थ्रू या फिर डस्ट के थ्रू आपके यहाँ पे क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। तो यही पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके यहाँ पे टाइनी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, ये साइंटिफिक टर्म है, तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट आपको नहीं पूछेगा, तो साइंटिफिक टर्म ऐसे करके याद रखना। और दूसरा आपका यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो इन दोनों के थ्रू बेसिकली आपके यहाँ पे जो हवा में पार्टिकल्स जाते हैं, उनके मदद से यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस आपका फैलता है। उसी बीमारी को बेसिकली हम लोग यहाँ पे एयरबॉर्न डिजीजेस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी बीमारियाँ जो इसके थ्रू फैल रही हैं, उस जिसमें एक एग्जाम्पल आपका है ट्यूबरक्लोसिस, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रेड थ्रू ऐसे करके याद रख लो, ठीक है, स्प्रेड थ्रू टाइनी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर,
सस्पेंडेड इन दी एयर। तो ऐसी बीमारियां जो बेसिकली आपकी फैलती हैं यहाँ पे, छींक जब आप मारते हो तो उसके छोटे छोटे जो आप एक तरीके से पानी निकलता है ना, ड्रॉपलेट निकलती है वो, या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उससे जो आपकी बीमारियां फैलती है हवा में, तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे एयरबॉर्न डिजीज़। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो उसी का एक एग्जाम्पल आपका जो आपको दे रखा है वो है आपका यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस आपका यहाँ पे फैल सकता है बहुत ज़्यादा इजीली हवा के थ्रू, ऐसे इंसान से जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्नीज कर रहा हो, मतलब यहाँ पे छींक वगैरह ले रहा हो, ठीक है, खांस रहा हो, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहोगे तो थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना। तो जैसे मैंने बताया ये प्लीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज़ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर दूसरा आपको दे रखा है जैसे मलेरिया। ठीक है, अब मलेरिया आपका यहाँ पे एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं है, मतलब हवा में नहीं फैलता है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मतलब एक वेक्टर से फैलेगा, मतलब यहाँ पे मॉस्किटो से फैलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये आपका एक तरीके का वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, और जो यहाँ पे मॉस्किटो यहाँ पे रहता है, जो फैलाता है बेसिकली इसको, वो है यहाँ पे फीमेल मॉस्किटो, जिसका नाम भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले तो याद रखना फीमेल मॉस्किटो है जिसका नाम है यहाँ पे एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी यहाँ पे यही आती है कि देखो जितने भी यहाँ पे बीमारियाँ मच्छर से फैलती हैं ना, वो बेसिकली सब फीमेल मॉस्किटो से ही फैल रही हैं। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना इस चीज़ को। दूसरा आपको दे रखा है, मतलब तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका यहाँ पे डेंगी। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पे ये जो डेंगी है ये भी आपका एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, ये भी आपका ऐसा नहीं है कि हवा में ही फैल जाएगा, ये भी आपका एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, और इसमें भी आपका यहाँ पे मॉस्किटो ही रहता है जिसका नाम है यहाँ पे एडीज मॉस्किटो। ठीक है, तो दोनों में ही मॉस्किटो ही है, बस अलग अलग टाइप के हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको यहाँ पे देख लेना है। इसी तरीके से आपका अगला दे रखा है यहाँ पे क्लोरेरा। तो ये आपका है यहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज़। ठीक है, पानी से फैलती है यहाँ पे ये। ठीक, तो ऊपर वाली हवा से है, बीच वाली दो आपकी एक तरीके से एक आप बोल सकते हो इंसेक्ट से है, जो एक तरीके मॉस्किटो हो गया, और लास्ट वाला आपका है वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी से फैल रही है, जो बेसिकली आप यहाँ पे समझ भी पा रहे होगे यहाँ पे कि जब कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने केसेस भी सुने होंगे। ठीक है, इंदौर वाले, तो कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से, ठीक है, फूड भी आप बोल सकते हो या फिर आप पानी बोल सकते हो, तो उसकी वजह से बेसिकली आपके यहाँ पे ऐसी टाइप की बीमारियाँ फैलती हैं, उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे ये। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। तो अगला आपको यहाँ पे देखो दे रखा है कि विच व्हाट आर दी 4 ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स या फिर ब्लड टाइप्स इन ABO ब्लड ग्रुप टाइपिंग। मतलब एक तरीके से आपसे ये पूछ रहा है कि जो ABO करके आपका ब्लड टाइप है, इसमें कौन से 4 ह्यूमन ब्लड टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जा रहे थे, तो अब आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो आपको ब्लड टाइप्स भी पता होना चाहिए कि कौन सा ब्लड टाइप किससे फॉर्म होता है वगैरह। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो दे रखा है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो देखो ABO आपको यहाँ पे दे रखा है, तो याद रखना ये आपका फॉर्म हुआ है A से, फिर आपका यहाँ पे B से, फिर AB से, और यहाँ पे O से। ठीक है, तो ये 4 ब्लड ग्रुप्स हैं बेसिकली जिससे फॉर्म हुए, तो वो आप देखोगे यहाँ पे B ऑप्शन में, क्योंकि देखो AO करके नहीं होता कुछ। ठीक है, तो आप इसको तो आप यहाँ पे हटा सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली आपके होते हैं जेनोटाइप्स। ठीक है, जो आपको ये ऊपर जो दो दे रखे हैं ना, ये हैं आपके यहाँ पे जेनोटाइप्स। AO और BO जो आपको दे रखा है ये आपके हैं जेनोटाइप, जो आपको यहाँ पे जैसे BO दे दिया, यहाँ पे AO दे दिया, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके हैं यहाँ पे जेनोटाइप्स। और हम जो ढूंढ रहे हैं, जो उसको हम बेसिकली हम लोग यहाँ पे ह्यूमन ब्लड टाइप्स बोल रहे हैं, वो आपके होते हैं फेनोटाइप्स। ठीक है, ये सब आपके क्या है, ये सब हैं आपके यहाँ पे फेनोटाइप्स। ठीक है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को भी आपको यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है। जैसे मैंने बताया ये दोनों आपके ब्लड ग्रुप्स नहीं होते हैं, इसीलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये 3 तो आपके ऐसे ही गलत ही हो गए। ठीक है, और ज़्यादातर आपने ऐसे सुने भी नहीं होंगे कि BO किसी का ब्लड ग्रुप है, नहीं। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, ऐसे टाइप के आप ज़्यादा सुनोगे। ठीक है, AB आप सुनते हो, तो ये सब आपको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये सब क्या आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको यहाँ पे याद रखने ही रखने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो अभी यहाँ पे आप मुझे याद आ रही है। तो देखो यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे ये हो गया कि ऐसे करके आपसे पूछ ले। अब यहाँ पे देखो दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, आपको ऐसे मान लो ऐसे दे सकता है यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले टाइम में, जहाँ पे आपको बोलेगा कि एक कोई इंसान है वो हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटलाइज्ड है, और उसको ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पे उसका ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव।
तो अब वो किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है, मतलब कौन सा इंसान ऐसा है जो उसको ब्लड ग्रुप दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे याद रखना, हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो चीज़ देखेंगे। ठीक है, दो कॉलम है आपका, एक है आपका गिव का और एक है आपका यहाँ पे रिसीव्स का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पहला आपको बता रहा है कि ये किस किस को दे सकता है। ठीक है, अपना ब्लड। ठीक है, और दूसरा कॉलम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन दूसरे लोग हैं जो इसको ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड दे सकते हैं। तो अगर हम देखें ए प्लस को, तो ए प्लस आपका दे सकता है किसी ए प्लस, जिसका भी ए प्लस ब्लड ग्रुप होगा उस इंसान को, या फिर जिसका ए बी प्लस ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये इन दोनों को ही दे सकता है। वहीं पे अगर हम रिसीव्स की बात करें तो इसको कौन कौन दे सकता है, इसको ए प्लस वाला इंसान भी दे सकता है, ए माइनस जिसका ब्लड ग्रुप है वो भी दे सकता है, ओ पॉजिटिव वाला भी दे सकता है और ओ नेगेटिव वाला भी दे सकता है। ठीक है, ओ नेगेटिव वाला आप ऐसे समझ लो ये भगवान आदमी है। ठीक है, अभी आपको आगे दिखेगा। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ओ पॉजिटिव की, तो ओ पॉजिटिव वाला जो इंसान है, ठीक है, तो ये किस किस को दे सकता है, ये सिर्फ आपका ओ पॉजिटिव वाले इंसान को दे सकता है, ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है, बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो इसको कौन कौन यहाँ पे अपना खून दे सकता है, तो वो आपका है यहाँ पे ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव। ठीक है, फिर अगले पे हम लोग चलते हैं, अगला आपका है यहाँ पे बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव में इधर आपका है यहाँ पे बी प्लस और ए बी प्लस, और इस तरफ में आप आओगे तो इधर आपका आ जाएगा यहाँ पे बी प्लस, बी माइनस, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो अभी तक ओ नेगेटिव सबको ही ब्लड दे रहा है। ठीक है, फिर अगला है आपके पास यहाँ पे ए बी पॉजिटिव। अब ए बी पॉजिटिव की बात करें तो ये किसको दे सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही इंसान को दे सकता है जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव ही हो, ये और किसी को नहीं दे पाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो ये किस किस इंसान से ले सकता है अपना यहाँ पे ब्लड, तो ये हर एक इंसान से ले सकता है चाहे उसका कोई भी ब्लड ग्रुप हो। ठीक है, तो ये एक नई चीज़ है यहाँ पे, प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना, मतलब नई चीज़ इन द सेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी हाल फिलहाल में ढूंढा है, नहीं, मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस केस में फिर अगर हम आगे बात करें, अगला आपका आता है यहाँ पे ए नेगेटिव और फिर अगला ओ नेगेटिव। ठीक है, अब ए नेगेटिव की बात करें तो ये आपका यहाँ पे ए प्लस आपका हो जाएगा, ए माइनस, फिर ए बी प्लस और ए बी माइनस। ठीक है, ये आपका इन इनको दे सकता है। अब ये किस किस से ले सकता है अपना ब्लड, तो ये है यहाँ पे ए माइनस वाले इंसान से और ओ माइनस वाले मतलब ओ नेगेटिव वाले इंसान से। ठीक है, तो ओ नेगेटिव देखो हर एक में ही है, एवरी वन में भी ओ नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर ओ नेगेटिव की बात करें तो ये किस किस को दे सकता है ब्लड, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे हर एक इंसान को दे सकता है। ठीक है, जैसे ए बी पॉजिटिव जो है वो हर एक इंसान से खून ले सकता है। ठीक है, इसी तरीके से ओ नेगेटिव जो है वो हर इंसान को खून दे सकता है, मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप का इंसान हो, ओ नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला इंसान हर एक इंसान को खून दे सकता है। इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे भगवान आदमी है। ठीक है, फिर अगला आपका है यहाँ पे कि ये किससे ले सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव इंसान से ले सकता है। अब देखो इसका कितना बड़ा आप बोल लो ड्रॉबैक है कि ये दे तो सबको सकता है जिसकी वजह से भगवान है। ठीक है, पर ओ नेगेटिव सिर्फ सिर्फ ये ले ही सकता है, मतलब और किसी से भी नहीं ले सकता, सिर्फ जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होगा ये सिर्फ और सिर्फ उसी से ही ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो कितने ज़्यादा रेयर इंसान ऐसे होते हैं। ठीक है, फिर अगला अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगला है आपके पास यहाँ पे बी नेगेटिव। ठीक है, दो ही बचे हैं, एक आपका है यहाँ पे बी नेगेटिव और लास्ट है आपका यहाँ पे ए बी नेगेटिव। अब देखो बी नेगेटिव वाला जो इंसान है ये आपका है यहाँ पे बी प्लस, फिर आपका है यहाँ पे बी माइनस, फिर ए बी प्लस और ए बी माइनस। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पे ये दे सकता है। ले किस किस से सकता है, तो ये बी माइनस वाले इंसान से ले सकता है और ओ नेगेटिव वाले इंसान से ले सकता है। फिर ए बी माइनस में अगर हम बात करें तो ये दे सकता है सिर्फ और सिर्फ ए बी प्लस वाले इंसान को और ए बी माइनस वाले इंसान को। और ये लेगा किस किस से, तो ये ए बी माइनस वाले इंसान से ब्लड ले सकता है, ए नेगेटिव वाले इंसान से ले सकता है, बी नेगेटिव वाले इंसान से ले सकता है और ओ नेगेटिव वाले इंसान से ले सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पे ये छोटा सा टेबल है। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लेना, यहाँ पे ब्लड ग्रुप। ठीक है, और इसको यहाँ पे याद रख लेना। हो सकता है यार कभी भी आपसे ये चीज़ पूछ ली जाए, या तो सीडीएस में पूछ ले या सीएपीएफ में पूछ ले, या फिर हो सकता है इस वाले में ना पूछ के अगले वाले में पूछ ले, किसी में भी पूछा जा सकता है जब आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन अब देखने को मिल रहे हैं तो। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है सिंपल तरीके से, बस इतना पॉइंट आपके लिए यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अ ह्यूमन बीइंग। अब ये भी आपका देखोगे ना तो ये भी आपका कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है।
ठीक है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे देखो टेस्टिस आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेसिकली, ठीक है, तो ये आपका तो है ही। फिर आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी आपका ही रहता है, ये आपका मतलब एक तरीके से जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है इसको हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ठीक है। और टेस्टिस वाला जो है इसका काम होता है यहाँ पे स्पर्म्स को रिप्रोड्यूस करना या फिर प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। और ऊपर वाला जो है यहाँ पे ये है मेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ठीक है। अब देखो वैसे तो आपको कभी भी ह्यूमन से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, पर आपको कभी ना कभी तो पूछे जाएंगे, ठीक है। पर ज़्यादातर जो आपसे पूछे जाते हैं वो आपको प्लांट वाले पूछे जाते हैं। तो प्लांट वाला तो आपको सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है। फिर दूसरे में आपको यहाँ पे ह्यूमन का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद रखना है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। दोनों ही आपको पता होने चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्क्रॉन्टम की, तो ये बेसिकली आपका होता है यहाँ पे एक पाउच, ठीक है। ये आपका क्या है यहाँ पे, तो ये आपका एक पाउच है जो कि टेस्टिस को होल्ड करके रखता है, ठीक है। पाउच दैट होल्ड्स टेस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर आप देखो तो ये भी आपका मेल रिप्रोडक्टिव का ही मतलब मेल आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही क्या है यहाँ पे पार्ट है। तो ये तीनों आपके मेल रिप्रोडक्टिव के ही पार्ट हैं। पर जो आपका यहाँ पे ये सर्विक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे यही अपना करेक्ट आंसर बनेगा। तो सर्विक्स जो है बेसिकली ये आपका पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्या रखना है यहाँ पे याद रखना है। और वैसे तो आपको अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे ये सीधे सीधे दिख भी जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है कि एनसीईआरटीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट याद रखना, अगर आपको मान लो इसका फंक्शन पूछ ले, ठीक है, तो फंक्शन आपका रहता है यहाँ पे कि ये एक तरीके से ना प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ये एक तरीके का क्या है यहाँ पे प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह यहाँ पे काम करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे क्या रखना है आपको यहाँ पे याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों चीज़ होगी, हम अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सर्विक्स, ठीक है। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला एनसीईआरटी ज़रूरी है, प्लीज़ कर लेना, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखो एक क्वेश्चन आपका है जो बाहर से आया है, ठीक है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके अंदर मतलब आपके एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, ठीक। फिर हम अगले पे चलते हैं। तो अगला आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही है, ऐसा नहीं कि ये कहीं बाहर से आया है, ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। और इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा सी ऑप्शन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। तीनों ही मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर रखे हैं आपके पिछले वीडियोस में, तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो वापस से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे बस इतना बता दे रहा हूँ, ये तीन जो होते हैं हिस्से होते हैं, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के, एक आगे की तरफ, बीच में और फिर पीछे की तरफ। तो उसी को ही यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब मैंने इसको बताया भी है कि इनका फंक्शंस क्या होता है, ये भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, एनसीईआरटी वाले सीरीज़ में भी। और आपके जो मैंने पिछले पीवाईक्यूज जो आपको मैंने बताए 3 वीडियोस, ठीक है, चाहे आप सीडीएस की बात करो सीएपीएफ की, तो वहाँ पे भी हम लोग ने डिस्कस किया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप यहाँ पे ज़रूर याद रख लेना, ठीक। तो अगर आप जैसे अगर बाकी भी अगर आप देखो, मान लो फोर ब्रेन आपको चलो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे देखो तो मीडियन ब्रेन करके कुछ नहीं होता, ना ही कुछ रिया करके होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कट गया है, वैसे आपका यहाँ पे ऑप्शन था रेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लीज़ यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना, ना तो मीडियन करके कुछ होता है, ना ही रेयर करके कोई ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक। फिर इसी तरीके से आपको यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे प्रीकर्सर ब्रेन, तो प्रीकर्सर नहीं होता आपका, फोर ब्रेन होता है वो, ठीक है। क्योंकि बाकी तो देखो मीन ब्रेन दे दिया, मीन भी कुछ नहीं होता, मिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिड होना चाहिए था, ना ही, और यहाँ पे ये फोर होना चाहिए था, है ना। जैसे ये आपका यहाँ पे मिड होना चाहिए था, यहाँ पे ये हिंड होना चाहिए था, ठीक। अब ये स्टैंडर्ड दे दिया, फोर फ्रंट दे दिया, ठीक है। अब ये भी क्या है यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोर होना चाहिए था, यहाँ पे ये मिड होना चाहिए था। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा सी ऑप्शन। तो प्लीज़ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, और इनके फंक्शंस भी याद रखना कि कौन सा आपका पार्ट ऑफ ब्रेन ऐसा है जो आपको सीधे लाइन में चलने में मदद करता है, ठीक है। कौन सा आपका यहाँ पे तबीयत सही रखने में काम करता है, मतलब सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है पहले भी, ठीक। फिर हम अगले पे चलते हैं। तो अगला आपको दे रखा है कि टूथ इनेमल ऑफ ह्यूमंस इज मेड अप ऑफ। अब ये भी आपका यहाँ पे एनसीईआरटी में ही है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट, और ये पहले भी आपको पूछा जा चुका है, ठीक है, किसी ना किसी एक एग्जाम में आपका आई थिंक पूछा हुआ है पहले भी, ठीक। तो ये भी आपको यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है। अब देखो इसका ही एक और नाम आपको कई जगह देखने को मिलेगा, वो है आपका यहाँ पे हाइड्रोक्सी
एपेटाइट। ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट आपका यहाँ पे याद रखना है। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन दी बॉडी। ठीक है, इन दी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मतलब आप बॉडी की बात कर लो चाहे एनिमल हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि आपका बेसिकली टूथ एनेमल जिससे बनता है, और उसी को हम लोग हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो जो आपको यहाँ पे बाकी दे रखे हैं ना, देखो अब लैक्टिक एसिड, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के बारे में बताया था ना, वहाँ पे आपको लैक्टिक एसिड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो आपका बेसिकली यहाँ पे होता है जब आपको टूथ डिके से फेस करना पड़े। ठीक है, तो इस ये बेसिकली आपका खराब चीज़ है, इससे टूथ एनेमल बनता नहीं है, इससे बेसिकली खराब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम करता है खराब करने का टूथ एनिमल को, इससे बनता नहीं है ये। ठीक है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये एक तरीके का आपको पता होगा, यहाँ पे ये एक एल्कली होता है ना, और ये बायोलॉजिकल तो है नहीं, पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको दे रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आपका बेकिंग सोडा है। ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब सॉल्ट, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना है, सॉल्ट बोल रहा हूँ आपका। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि ये आपका क्या है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका रहेगा। तो ये हमने तीनों जो आपके चारों चीज़ है बेसिकली वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बेकिंग सोडा है वो सॉल्ट नहीं है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे याद रखना। तो बेकिंग सोडा का अगर आप जैसे फॉर्मूला भी देखो तो यहाँ पे होता है NaHCO3। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक तरीके से ना मदद करता है यहाँ पे चीज़ों को मतलब एक तरीके से फ्लेवरिंग में मदद करता है, या फिर आप बोल सकते हो प्रिजर्व करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, अलग अलग आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको बहुत मिलेंगे, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आए हैं मैच द फॉलोइंग करके, कि आपको एक तरफ इंग्लिश में दे देगा लिख के, एक तरफ आपको फॉर्मूला दे देगा, आपको मैच करना है। तो ये टाइप के तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ रखे हैं पहले भी। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे क्या रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो करेक्ट आंसर तो आपका हो गया यहाँ पे ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट देखो आपको पूछा हुआ है, द इनर लाइनिंग ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड। अब ये भी आपका एनसीईआरटी में ही देखने को मिलेगा, और ये आपका बस डायरेक्टली दे रखा है, सारे पूरी स्टेटमेंट दे रखी है, बस आपसे पूछा है कि वो होता क्या है। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे व्हीली। ठीक है, अब यहाँ पे जो व्हीली है बेसिकली यही आपका होते हैं जो इंक्रीज करते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, मतलब ऑब्जर्व बोल रहा हूँ, एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो इंक्रीज करता है बेसिकली यहाँ पे ये सरफेस एरिया को। ठीक है, फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो पाए न्यूट्रिएंट्स का, तो उसमें यहाँ पे ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे क्या रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, फिर एंजाइम्स आपको पता होंगी, ये एक तरीके के क्या होते हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्रोटीन्स हैं, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है, ये हो जाएगा आपका गलत। फिर प्लेक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपका इंटेस्टाइन लाइनिंग से रिलेटेड आपके तो होते नहीं है, तो ये भी पॉइंट आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है, जो आपसे मान लो अगर आपको पूछा जाए तो आप यहाँ पे एटलीस्ट बता पाओ। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे बेसिकली प्लेक्स होते हैं, तो ये एक तरीके के क्या होते हैं यहाँ पे, फ्लैट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, फ्लैट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो आप यहाँ पे बोल सकते हो बायो में हम लोग बेसिकली बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलग अलग मतलब बन सकते हैं यहाँ पे, एक आपका हो सकता है यहाँ पे कि ये आपके फैटी डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, फैटी डिपॉजिट्स होते हैं इन आर्टरीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग अलग मतलब बन सकता है यहाँ पे इस चीज़ का, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पूछा जाए क्वेश्चन, मान लो आगे जाके पूछता है यहाँ पे प्लेग से रिलेटेड, तो आपको थोड़ा मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से एक तीसरा यहाँ पे इसका मतलब बनता है कि कोई ऐसी चीज़ जो हार्मफुल है और वो स्टिक कर जाती है आपके यहाँ पे टूथ से। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे बैक्टीरिया बोल सकते हो आप, यहाँ पे होता है जो कि आपके टीथ से स्टिक कर जाता है, बैक्टीरिया ऑन टीथ। ठीक है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देखते हो कि आपका जो टूथ है वो बेसिकली क्या होता है, लगता है यहाँ पे डीके होने लगता है, खराब होने लगता है। ठीक है, तो ये तीन इसके मीनिंग बन सकते हैं, तो तीनों मीनिंग आप यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन की स्प्रिंचर जो आपको दे रखा है, तो ये बेसिकली
तो आपको एज सच आपको यहाँ पे देखो ज़्यादातर तो पूछा नहीं जाता, पर आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो इसके बारे में आइडिया रहना चाहिए। तो देखो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक तरीके की आपकी यहाँ क्या होती है, मसल होती है, ठीक है। और अगर मान लो आपको स्ट्रक्चर पूछे तो याद रखना यहाँ पे कि यहाँ पे ये रिंग ऑफ मसल है, ठीक है। तो ये क्या आपका यहाँ पे रिंग ऑफ मसल है। तो ये बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। ओपनिंग्स में या फिर ऐसा मान लो आपका ये सराउंड करके रखती है ओपनिंग्स में, ठीक है। आपके बॉडी में जो ओपनिंग्स रहेंगी वहाँ पे ये सराउंडेड रहती है, ठीक है। तो इतना ही बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी एज सच इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बस इतना याद रखना कि जो आपके विलीज हैं बेसिकली ये आपके इनर लाइनिंग में ही आपको देखने को मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। और फिंगर लाइक आपका स्ट्रक्चर रहता है इनका। और वो इसलिए होता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया यहाँ पे कवर कर पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का। फिर हम आगे चले तो आगे आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डाइसेक्राइड्स। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको यहाँ पे डाइसेक्राइड्स बताए थे, ठीक है। तो वही सेम टाइप का क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे वापस पूछ लिया। तो इससे हमें यहाँ पे एक तो देखो क्लियरली पता चल रहा है कि लैक्टोज आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो लैक्टोज तो आपका डाइसेक्राइड होता है, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा भी था, ठीक है। तो अगर हम देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देख भी लेते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, पिछले ही साल का क्वेश्चन है। देखो आपको सेम सेम टाइप का क्वेश्चन इस साल मतलब अभी पिछले वाले में ही पूछ लिया, CDS 1 में भी पूछा, CDS 2 में भी पूछ लिया। इसलिए मैंने बोला आपको PYQ ज़रूर करना है और जो ऑप्शन में वर्ड्स आ जाते हैं उनको भी ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सुक्रोज और लैक्टोज ये दोनों ही क्या है आपके यहाँ पे डाइसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पे पूछ लिया कि डाइसेक्राइड्स कौन कौन से हैं इनमें। तो एक आपका हो गया यहाँ पे लैक्टोज और दूसरा आपका हो गया माल्टोज, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। अब राइबोज और जाइलोज जो हैं ये बेसिकली आपके हैं यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है आने वाले किसी टाइम में पूछ ले, तो वो पता होना चाहिए। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों भी क्या है आपके मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टार्च और ग्लाइकोजन की, तो ये आपके होते हैं पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। और ये हम देख भी चुके हैं, एक आपका प्लांट में होता है, एक आपका एनिमल में होता है, ठीक है, जो कि आपका स्टोर करके रखता है, ठीक है, एनर्जी को। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस चीज़ को बार बार याद रखना। स्टार्च और ग्लाइकोजन के ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन भी यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स सब कुछ पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स कैन बी सीन इन अ प्रोकार्योटिक सेल। अब ये भी आपको मैंने बहुत बार कराया, अलग अलग टाइप के आपके जो दो सेल हैं प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक, ट्रू न्यूक्लियस और जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता वो वाले। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपके राइबोसोम्स आपको प्रोकार्योटिक में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। और राइबोसोम्स ही हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। तो वो भी आपके यहाँ पे राइबोसोम्स ही हैं। ये मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो साइंस का पोर्शन ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, बहुत ही ज़्यादा ईजी आया था, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है और PYQ ज़रूरी हैं, ठीक। फिर अगर आप बाद में देखो यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, तो ये तो आपका यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना क्योंकि हमसे पूछा है कि सीन इन प्रोकार्योटिक सेल, तो जो हमें प्रोकार्योटिक में देखने को मिलते हैं, पर प्रोकार्योटिक में माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को नहीं मिलता। इसी तरीके से गोल्गी आपका जो बॉडीज़ है ये भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे एब्सेंट रहता है, ठीक। और फिर आपको दे रखा है डेफिनेटिव न्यूक्लियस। तो ये जो आपका है ना डेफिनेटिव न्यूक्लियस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गलत, ठीक है। क्योंकि जो प्रोकार्योटिक होते हैं उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। डेफिनेटिव न्यूक्लियस मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे याद रखना, मीनिंग लिख दे रहा हूँ ऐसे करके। तो इसका मतलब ही है यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। पर आपका जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो आपका यूकार्योटिक में होता है, ठीक है। यूकार्योटिक में होता है, ना कि प्रोकार्योटिक में। प्रोकार्योटिक में तो आपका यहाँ पे न्यूक्लियस डिफाइन ही नहीं होता, ठीक है, न्यूक्लियस नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो हमने सारे 2 साल के क्वेश्चन मतलब पिछले 2 पेपर्स के हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करे, तो आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिला कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे थे, ठीक है, मतलब जो आपके एनसीईआरटी से बाहर के भी थे। पर आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं अगर आप देखो बायो के भी, वो आपके सब इसी से ही आ रहे हैं, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि आपके लिए एनसीईआरटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाती है,
फिर बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस भी जो आपको अब दे दिए गए हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको अभी यहाँ पे ये माल्टोस और लैक्टोस वाला भी क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है? तो ये आपको ऑलरेडी सीडीएस 1 में पूछा हुआ था, अब ये सीडीएस 2 में पूछ लिया। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है? नाउ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप वो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो, ठीक है? तो बाकी अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।